जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रिंस यादव से। प्रिंस यादव के बारे में हम जानेंगे कि एमबीबीएस ज्वाइन करने से पहले इनकी जिंदगी में क्या था, कब था, कैसे था, क्यों था और कहाँ था। सो वेलकम प्रिंस। धन्यवाद डॉक्टर मिलिंद। जय हिंद। धन्यवाद आप सभी लोगों का मुझे इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। मैं प्रिंस यादव अ, उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले से आता हूँ। वहाँ के एक हरचंदपुर गांव है, वहां से आता हूँ और अभी मैं एम्स गुवाहाटी से फाइनल ईयर एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जैसा कहा कि आप हरचंदपुर गांव से आते हैं, तो ये तो हो गया कि कहाँ से आ रहे हैं, मगर क्या आपकी पैदाइशी भी वहीं की है और अगर है तो कब? जी हाँ, मेरी पैदाइशी भी वहीं से है, प्रयागराज से और हरचंदपुर गांव से। और मेरा मेरी पैदाइशी वहां पर 11 दिसंबर 2001 को हुआ था। क्या आप अपने बचपन के बारे में हमसे अपने कुछ बातें साझा करना चाहेंगे कि जैसे कि आपका बचपन, अ, स्कूल जाने से पहले वाला बचपन कैसा था? कुछ यादें, कुछ सपने। जी जी, मुझे बहुत खुशी होगी ये बता के। अ, जैसा कि मैं 2001 में पैदा हुआ, उसके लगभग 3.5 साल बाद से ही मुझे गांव के एक सरकारी स्कूल में भेजा जाने लगा। तो वही मेरी सबसे पुरानी याद भी है। और उसके बाद से मैंने मेरा नर्सरी में एडमिशन करा दिया गया क्लास 2 में, और वहां से मैंने क्लास 8 तक वहां गांव में ही पढ़ाई की। और उसके बाद मैं शहर में 9 से लेकर के 12th तक वहां शहर में पढ़ाई की। अच्छा, क्या आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मेरा घर एक जॉइंट फैमिली है जिसमें अभी मेरे बड़े पापा, मेरे पापा और मेरे अंकल रहते हैं, और मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी। मेरे दादा दादी भी थे पहले, लेकिन अभी वो दिवंगत हो चुके हैं। और मेरे फैमिली में मेरा एक छोटा भाई है। ये सभी लोग साथ में रहते हैं, हमारा कंबाइंड फैमिली में। आपके पापा क्या व्यवसाय करते हैं? जी, पापा अभी मेरे वकालत करते हैं, और मम्मी मेरी हाउस हाँ। वाइफ है। और छोटा भाई मेरा अभी बीएससी कर रहा है। डॉक्टर बनने से पहले का ख्याल आपके मन में पहली बार कब और कैसे आया? जी, डॉक्टर बनने का ख्याल मेरा पहले कभी नहीं था ऐसा। मैं जब क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहा था, उसी समय एक बार मेरे बड़े पापा मुझे इस बात के लिए बताए कि मेडिकल एग्जाम में सिंगल पेपर एग्जाम होता है, एक पेपर क्वालिफाई करने के बाद आप सेलेक्ट हो सकते हैं और कैरियर अच्छा होता है। तो वो पहली बार था जब मुझे लगा कि हाँ, इसकी तैयारी करना सही रहेगा। लेकिन उसके पहले मुझे मैथ में ज्यादा रुचि थी, ज्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर अच्छा। मैं एडमिशन भी मैथ में ही लेने गया था। लेकिन जो मेरे टीचर थे, वो उनका पहली बार वो आए हुए थे उस स्कूल में, और एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था। तो वो मुझसे एक दिन 2 दिन मेरा डिले हो गया एडमिशन, इसलिए मैंने फिर बायो में एडमिशन ले लिया तीसरे दिन जाकर के। तो ऐसे मेरा बायो में एडमिशन ले लिया। ये तो था 10वीं के बाद। हम अभी ये जानना चाह रहे हैं कि आपका जो प्राइमरी एजुकेशन था वो कहाँ और कैसे हुआ? कुछ यादें उस प्राइमरी एजुकेशन, उस स्कूल से जुड़ी हुई, उन दोस्तों के बारे में, उस वक्त के बारे में, उस दौर के बारे में जब आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे। जी। जब मैं प्राइमरी स्कूल्स में था, तो मेरी एक ही याद सबसे पुरानी याद है, जिसमें मैं फर्स्ट डे स्कूल पे गया था, और वही सबसे पुरानी मेरी याद है। उस दिन मैं पहला दिन था स्कूल में, प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था, और उस स्कूल से मैं भाग गया था और भटक गया था, जो कि घर के जस्ट बगल में ही था। तो मुझे घर वाले घर ले गए, और उसके बाद क्लास 2 में मेरा एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया गया। तो वहां पर से मेरी सही ढंग से पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। और वो घर से भी काफी दूर नहीं था, 2 किलोमीटर दूर ही था। शुरू में मेरे पिताजी मुझे छोड़ के लाते थे, और बाद में मैं खुद ही आने जाने लगा, पैदल ही आता जाता था उस समय। और वहां पर क्लास 8 तक मैंने पढ़ाई की। वहां के काफी सारे दोस्त तो मेरे बने, जो कि आसपास के ही गांव के थे। और
उनके साथ पढ़ने लिखने में और खेलने कूदने में बड़ा मजा आता था उनके साथ। अभी भी कुछ लोग दोस्त हैं, अभी भी घर जाता हूँ तो मुलाकात होती है, बहुत यादें जुड़ी हैं उनके साथ। और मेरा माध्यम वहां पर हिंदी माध्यम था। जब प्राइमरी एजुकेशन खत्म हो गया और फिर आपको आगे की पढ़ाई के लिए उसी कस्बे में, उसी गांव में आगे की पढ़ाई की आपने, या उसके लिए कहीं और जाना पड़ा, जैसे मिडिल स्कूल या हाई स्कूल? क्लास 2 से लेकर के क्लास 8 तक तो मैं एक सेम ही स्कूल में पढ़ा, और उसके बाद वो गांव का ही स्कूल था। वहां पर थोड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही थी, इसलिए वहां पढ़ाई करने के लिए मुझे घर वाले भेज। और उसके बाद क्लास 9 से लेकर के 12th तक के लिए मुझे एक शहर के स्कूल में डाला गया। तो वहां पर मैंने क्लास 9th और 10th की पढ़ाई की। 11th के बाद प्लान पूरा था कि 9 से लेकर 12th तक पढ़ना है, लेकिन मैं 11th में एक बार वहां पर फेल हो गया। तो उस कारण से मेरा नाम वहां से कटा करके फिर गांव के स्कूल में लिखवाया गया, ताकि हो सके मैं पास कर पाऊं आगे चल के। तो इसलिए फिर 9 10 तक शहर में पढ़ा, फिर 11 12 मैं गांव में ही पढ़ा, जहां पर मुझे क्लास नहीं करना पड़ा। हालांकि मैं जाता, और लेकिन मैं पढ़ता रहता था, रूम पे ही, घर पे ही पढ़ता रहता। और इस दौरान, मतलब प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के दौरान आपके घर में हालात कैसे थे? मतलब आप कुछ बताना चाहते हैं, जो कोई यादगार लम्हा जो आपको अभी भी याद हो और हम लोगों से साझा करना चाहें? जी जी बिल्कुल। उस समय मैं चूंकि मतलब मेरे पापा जी जो है उनसे एक बड़े भाई हैं वो, लेकिन उनकी शादी पहले नहीं हुई। मेरे पापा की शादी पहले हुई, तो मैं अपने घर का सबसे बड़ा लड़का था। इस जनरेशन में सबसे बड़ा लड़का मैं हूँ। तो जब मैं घर पे था तो मैं ही अकेला रहता था, तो बड़ा अच्छा माहौल था। सब लोग मुझे बड़ा प्यार करते थे, सब लोग दुलारते पुकारते रहते थे। अभी भी ऐसा ही है। और उन लोगों से बहुत सीखने को मिला। और उस समय मेरे दादाजी प्रिंसिपल थे, और हमारे बड़े पापा जी उस समय लेक्चरर हो गए थे। तो जॉइंट फैमिली में भी बहुत कुछ मुझे पढ़ाते लिखाते रहते थे, सिखाते रहते थे। और ज्यादातर चीजें मैंने जो सीखी घर पे, वो मेरे दादाजी के साथ में रह करके सीखी। तो जैसा आपने कहा कि पहली बार जब आप 10वीं कक्षा पास हुए, आपके दादाजी ने कहा कि एक परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम। बड़े पिताजी ने कहा मुझे कि ये सिंगल पेपर एग्जाम है, और अगर तुम जेई देते हो, इंजीनियरिंग में जाते हो, तुमको मेंस और एडवांस देने पड़ेंगे। तो तुम इजी वे में जाओ और मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई कर लो, तुम्हारा करियर अच्छा हो जाएगा। ओके, तो पहली बार बड़े पिताजी ने जो सुझाव दिया उस पर आपने अमल किया, और वो जो एग्जाम थी या एंट्रेंस थी वो आपने पास कर ली। जी सर। ओके, मैं ये जानना चाहूंगा इसके बाद, जब आप 10वीं के बाद जब आप इंटर में गए, 11वीं 12वीं कक्षा में, तो आपको बायो कैसा लगता था? उसमें रुचि थी या नहीं थी, या आप पूर्णतः कक्षा में कैसे पढ़ाई में कैसे थे? सर जी, शुरू में बायो के कारण ही मुझे दिक्कत हुआ था, क्योंकि बायो में ऐसे ऐसे टर्म्स थे जो कि मुझे मतलब याद करने में, क्राइसोफाइट, ब्रायोफाइट, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े टर्म टेक्निकल जो कि मुझे याद नहीं होते थे उस समय। तो इस कारण से मैं 11th में मैं बहुत ही कम पढ़ा। मैं मतलब बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया। इस कारण से मेरा परसेंटेज लगभग बहुत कम बना, 51 50 के अप्रॉक्स बना। इस कारण से मेरे घर वालों का भी भरोसा एक बार उठ गया। मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये क्या हो रहा है, और इसलिए उनको लगा कि ये 12th में शायद पास न कर पाए। तो मुझे फिर से 11th मैंने 2 बार किया, और एक 11th में तो फेल हुआ, दूसरा 11th में मैंने गांव से पढ़ाई करके फिर 11 12th पास किया। और उसके बाद से फिर बीएससी के लिए मैं बीएचयू चला गया। तो जब आप 11वीं में दोबारा पढ़ने गए, तो आपके मन में कुछ झिझक, दुख, खेद नहीं था कि मेरे से एक साल छोटे बच्चे हैं, मैं इनके साथ कैसे बैठूं, कैसे पढूं? या फिर ये लगता था कि मैं इनसे ज्यादा होशियार हूं क्योंकि मैं इनसे बड़ा हूं उम्र में, ऐसा कुछ? अ, ऐसा ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा भी मतलब एज उस समय कम ही था। और मेरा बहुत अर्ली एज में जैसे स्कूलिंग स्टार्ट कर दी गई थी, इसलिए मैं उन्हीं के लगभग एज का था। हालांकि मुझे एक चीज का हमेशा मन में रहता था कि मैंने एक साल मतलब बेवजह एक साल मेरा गया और एक साल बर्बाद हुआ, ऐसे करके मैं सोचता था।
लेकिन ओवरऑल मैं देखता हूँ तो मतलब उतना ज्यादा गैप नहीं था मेरे और मेरे क्लासमेट्स के बीच में। तो उनके साथ बड़ा मजा ही आता था। मैंने शुरू में बहुत ज्यादा क्लास भी नहीं किया था उस स्कूल में। मैं लगभग 1 महीने गया था, उसके बाद मैंने एक पटना चला गया था, पटना से पढ़ाई करने के लिए। तो पटना से मैंने पढ़ाई किया वहां पे। पटना से? जी। ये पटना कैसे गए आप? अ, मेरे जो सबसे छोटे वाले अंकल हैं वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से उस समय पीएचडी कर रहे थे 2015 के आसपास। तो वहां पर एक बिहार में एक इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, श्री राम बाबू गुप्ता सर। वो आईआरएस ऑफिसर थे। तो वो एकलव्य सुपर 50 नाम की एक कोचिंग है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे वहां पर बच्चों को, जो कि अ, मेधावी होते थे सो कॉल्ड। तो उन्होंने वो उस समय जाकर के मेरे अंकल से महाराष्ट्र में मिले। तो मेरे अंकल महाराष्ट्र के कुछ बच्चों को लाना चाहते थे। वो ऑल इंडिया बच्चों को ला करके बिहार में वहां पर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहना होता था उनका। तो वहां पर मेरे अंकल से उनकी मुलाकात हुई। तो मेरे अंकल बताए कि एक मेरा भतीजा है, वो भी अभी जस्ट 11th में गया है और वो पढ़ाई कर रहा है, तो बायो से ही है। तो फिर सर ने इंटरेस्ट लिया और बोले कि उसको एक बार भेजिएगा बिहार में, किसी के साथ भेजिएगा पटना में, तो वहां पर हम उसका एडमिशन ले सकते हैं। और वहां पर बताएं कि वहां पर जो तैयारी कराते थे वो डॉक्टर्स रहते थे, इंजीनियर्स आते थे पढ़ाने के लिए। वहां पर एक पीएमसीएच है, आईजीआईएमएस कॉलेज है, वहां से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकंड ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट आके पढ़ाते थे, जो कि नीट और जेई की तैयारी करवाते थे। तो ओके। इसलिए वहां पर एजुकेट होने के लिए मैं पटना गया था। तो 11वीं आपने पटना से की है? पटना में सर कहूँ तो मैंने वहां पर कोचिंग कर रहा था मैं। और मेरा नाम यूपी में ही चल रहा था, प्रयागराज के ही स्कूल में, जहाँ पर अच्छा, हाँ। मतलब 11वीं वैसे तो आपकी भर्ती थी प्रयागराज के किसी स्कूल में, मगर जी। आप थे पटना में जहां जी। आप कोचिंग कर रहे जी। थे। बढ़िया। तो कितने साल की कोचिंग थी? उस समय सर मेरा एडमिशन पता नहीं कैसे बाई चांस वहां पर हो गया, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि वहां पर सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, सब के सब डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे। ईच एंड एवरी अच्छा। पर्सन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट वाज डिस्ट्रिक्ट टॉपर। और मैं एक अकेला लड़का था जो कि मेरा 65-70% था, और वहां पर मेरा बाई चांस सिलेक्शन हो गया एंट्रेंस में। और तो वहां पर उसी साल मैं यहाँ पर उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं किया, मैं दिन भर घूमता रहता, दोस्तों के बीच में इधर उधर करता, तो मेरा उसी साल में फेल हो गया। तो फिर से मैंने जब 11th किया तो पटना में ही था, वहां पर कोचिंग करते हुए मैंने फिर से 11th किया। ये कोचिंग कितने साल का था? 2 साल का? हाँ, 2 साल का था, लेकिन सर बीच में कुछ परेशानियों की वजह से वो बंद हो गया। तो मैं फिर से जब 12th में ही था लास्ट के समय में, तो मैं घर आ गया था, तो घर से ही पढ़ाई किया लास्ट का 6 महीना। एकलव्य कहा ना आपने? जी। एकलव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, काफी नाम सुना है उसके बारे में। जी। ओके। तो अगर मुझे ठीक से याद है तो शायद उस वेब सीरीज का नाम है कोटा फैक्ट्री। कुछ याद जी। आ रहा है? जी सर। सर वो जो एकलव्य इंस्टीट्यूट है वो अलग है। ये चलते चलते सर बीच में ही सर मतलब बंद हो गई सर बीच में। हालांकि सर वहां पर फैसिलिटीज को, वहां की जो सुविधाएं थी सर, वहां पर जो चीजें हम लोगों को दिया गया बहुत ज्यादा थी सर। मतलब उसका तो सर मैं मतलब बता नहीं सकता सर। वहां इतना अच्छा इंटीग्रेटेड माहौल था, और वो भी सर यूपीएससी क्वालिफाइड थे। तो हमेशा वो एक ही चीज बोलते थे कि यहाँ पर मेरे लिए तीन ही चीज है, एक मैं हूँ, मेरी जॉब है, मेरे फादर है, और एक इंस्टीट्यूट है जो कि मैं रन कर रहा हूँ। तो वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड आवर्स देते हैं। यहाँ तक कि सर वो रात को करीब 10-11 बजे तक बैठ बैठ कर हम लोगों को पढ़ाते रहते थे कि अ, साथ में बैठ करके सब लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। ऐसा क्लासरूम में सभी लड़के लड़कियां बैठ करके, रहने की भी आवासीय व्यवस्था थी वहां पे। क्योंकि हमारे सारे ही श्रोताओं ने वो ऐसी कई वेब सीरीज है जो देखी होंगी, उसमें से एक बहुत ही जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है कोटा फैक्ट्री। तो उम्मीद जी। करता हूँ सभी श्रोताओं ने देखी होगी। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपने देखी है वो? मैंने सर नहीं देखी है उस वेब सीरीज को। अच्छा। तो हालांकि उस सर उपलक्ष्य, उस संदर्भ में मैं ये जानना चाहूंगा कि आप उस समय जब आप तैयारी कर रहे थे एकलव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तब आपके क्या अनुभव रहे हैं एकलव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में? क्या आप वो साझा करना चाहेंगे?
जी, बिल्कुल, वो बड़े मज़ेदार अनुभव थे और वहाँ पर सभी स्टेट से बच्चे आए हुए थे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सिक्किम, महाराष्ट्र, बिहार के थे ही और दिल्ली से भी थे। तो बहुत सारे स्टेट के बच्चे थे जिनके साथ मिल कर के हम लोग रहते थे, साथ में क्लास करने जाना और वहाँ पर जो भी हमारे लोगों के रेगुलर एक्सरसाइज टेस्ट भी होते थे, उसको पार्टिसिपेट करना और हम लोग साथ में खेलते-कूदते थे वहाँ पर। और उसके बाद भी जो कि हमारे सर थे उनके गाइडेंस में रहना, डिसिप्लिन, मेंटरशिप उनके अंडर में रह करके जो चीज़ सीखने को मिलता था वो टॉप नॉच रहता था, उसका तो कोई मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो उस तरीके से वहाँ पर स्टडी हुई और वहाँ पर हम लोगों का सर एक भी मतलब न पढ़ने के लिए, न रहने के लिए, ड्रेस भी सर वहाँ पर फ्री में था और खाने का सिर्फ हम लोगों को वहाँ पैसा लगता था और वहाँ का जो हॉस्टल था वो भी बहुत अच्छा था पूरी। तो ये जो तैयारी थी आप क्योंकि एकलव्य कोचिंग क्लासेस में आप मेडिकल की तैयारी करने के लिए गए थे, तो इस दौरान ऐसा कुछ था जो पढ़ाई के बारे में या फिर पर्सनल मेंटल ऐसा कोई प्रेशर था, सोशल प्रेशर ऐसा कुछ था आपके साथ? जी नहीं, उस समय सर ऐसा कुछ नहीं था। उस समय तो सर मैंने जैसा कि बताया मैं सर दिन भर वहाँ टाइम पास ही हुआ है 1 साल। मेरा इसी कारण से मेरा सर 11th का रिजल्ट भी खराब हो गया। मैंने उसके बाद से सर पढ़ाई स्टार्ट किया जब मैं एक बार मेरा रिजल्ट खराब हो गया था। तो अ, उसके बाद मैंने 11th-12th किया अच्छे से। फिर उसके बाद मैं 12th के लास्ट के समय में मैं तो घर पर ही आ गया था सर क्योंकि वो कोचिंग बीच में सर किसी कारणवश बंद हो गई। तो उसके बाद से मैंने घर से 12th पास किया और फिर उसके बाद मैंने बीएचयू के लिए अप्लाई किया सर। साथ ही साथ मैंने नीट के लिए भी अप्लाई करना चाह रहा था लेकिन लास्ट डेट आते-आते और मेरे कुछ डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड आधार कार्ड में कुछ इश्यू होने के कारण मैंने वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया। तो मैंने इलाहाबाद और बीएचयू के लिए फॉर्म बीएससी के लिए अप्लाई कर दिया और बीएचयू में तो एडमिशन ले लिया। बीएससी में तो आपने बीएससी में एडमिशन कब लिया? मैंने 2019 में एडमिशन लिया सर बीएससी में बीएचयू में। बीएससी बीएचयू में 2019 में। जी। वो लेने का कारण? मैं पहले नीट की तैयारी करना चाह रहा था लेकिन उस दौरान मुझे भी ठीक से याद नहीं है वहां पर लास्ट के कुछ दिन बचे हुए थे नीट के एग्जाम के लिए, नीट के फॉर्म फिलिंग के लिए और उसी समय मैं एक दिन गया मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पाया, अगले दिन भी गया मेरा फॉर्म में कुछ दिक्कत आई, तो वो फॉर्म चला गया और उसमें मैं उतना इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं रहता था। तो मेरे अंकल आए एक दिन बाहर गए हुए थे, उसमें मैं अंकल के साथ रूम पे रहता था प्रयागराज में ही। तो बोले कि क्या कर रहे हो तुमको अपना चीज नहीं पता है, ऐसे क्या करोगे? तो फिर बोले कि जाओ बीएससी का फॉर्म इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भर भर लेना। तो साथ ही में गए और मेरा बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरवाया और उसके बाद मैंने एंट्रेंस दिया तो मेरा दोनों जगह हो गया। तो फिर मैंने बीएचयू में बीएससी में एडमिशन ले लिया। अच्छा, तो जहां तक मैं जानता हूँ बीएससी 3 साल का कार्यकाल है। जी। तो क्या आपने पूरे 3 साल कम वहाँ पढ़ाई की? जी नहीं सर, वहां पर बीएससी करने के दौरान ही सर कोविड लॉकडाउन लग गया। तो अच्छा। उस दौरान हॉस्टल में रहता था मैं बीएचयू के। तो वहां से हॉस्टल बंद हो गए, सारा स्टेट लॉकडाउन में चला गया था पूरा कंट्री। तो उस समय मैं घर पे आ गया था। तो घर पे लगभग 4-5 महीने था मैं, ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी 2-3 महीने के बाद बीएचयू की ही बीएससी के लिए। और उसके बाद अंकल बीच में ही लगभग 5 महीने के बाद वो रूम पर प्रयागराज में जो रूम था वहां पर चले गए तैयारी करने के लिए। वो उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते थे। तो मैं भी उनके साथ 1 महीने बाद मैं भी उनके साथ रूम पे ही शिफ्ट हो गया वहीं पे। तो वहां पर जब मैं गया तो मेरी बीएससी की भी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी और उस समय मुझे अंकल ने बोला कि अभी तुम लॉकडाउन लगा है, एक काम करो तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो कोई भी ऑनलाइन, जिससे कि तुम नीट की तैयारी कर सको। जो 3 साल बाद दोगे नीट की एग्जाम, उसको अभी से तैयारी कर लो तो हो सकता है तुम्हारे लिए इजी रहे। तो उस लॉकडाउन में मैंने लगभग 5-6 महीने बाद लॉकडाउन के मैंने तैयारी स्टार्ट किया। इस बार आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी? एक बनारस की ही एक कोचिंग थी वाराणसी की, जेआरएस नाम से है, जेआरएस ट्यूटोरियल्स। तो वो कोचिंग मैंने एक दैनिक जागरण वहां पर उसमें एडवर्टाइजमेंट देख करके वहां से ज्वाइन किया ऑनलाइन कोचिंग। अब ये बताइए कि आपका कब और कैसे सिलेक्शन हुआ? ओके।
उसके बाद जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया तो उसी समय मैं दीपावली पे घर आया, प्रयागराज से रूम रूम से घर पर आया, तो दीपावली के बाद मैं घर पर ही था। तो उस समय मुझे एक दिन ऐसे ही रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसे तो नहीं रह सकता। घर पे 7-8 महीने रह चुका था मैं, और बहुत बोर सा हो गया था, प्रयागराज में भी था, फिर दीपावली पे घर आया। तो फिर उस समय मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि अभी सही में कुछ करना चाहिए या फिर पढ़ लिख लेना चाहिए सही ढंग से। तो उस समय रियलाइज हुआ, तो उस दिन मैंने अंकल को कॉल किया अपने कि अंकल मैं तैयारी करना चाहता हूँ, और मतलब तैयारी कर ही रहा था। मैं बोला कि अब मैं सेपरेट रूम लेकर के तैयारी करूंगा, ताकि मैं अकेले एक डेडिकेटेड तैयारी में टाइम दे पाऊँ अपना। तो और उस समय मुझे ऐसा पता चला कि बनारस में मतलब बीएचयू में मेरा हॉस्टल भी खुलने वाला है। तो फिर मैं वहां से रात को पूरा सामान पैक किया। अंकल बोले ठीक है चले जाओ, रूम ले लो, उसके बाद 2 महीने बाद हो सकता है तुम्हारा कॉलेज भी खुल जाए, तो वहां से कॉलेज में शिफ्ट हो जाना। तो इसलिए मैंने वहां पर पूरे रात सामान पैक किया, और सुबह मैं जाने के लिए तैयार था। 3:30 बजे तक पैक किया, सवेरे 6 बजे उठ के ट्रेन पकड़ के मैं जाने वाला था। घर पे सब लोग थे, मुझे घर वाले मना कर रहे हैं कि मत जाओ, अभी लॉकडाउन है, वो भी वाराणसी, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का कंस्टिट्यूएंसी भी है, तो वहां पर कुछ ज्यादा ही सख्त रूल थे। तो बोले कि पहले जाओ रूम ले लो, उसके बाद जाना, सामान लेकर जाना। लेकिन मैं सामान वगैरह सब लेकर तैयार था, मैं बोला कि नहीं आज ही जाऊंगा, रूम लेकर के शिफ्ट हो जाऊंगा। तो फिर मैं उनकी बात नहीं माना, फिर मैं सामान वगैरह लेकर के अपने भाई के साथ ट्रेन पकड़ के निकल गया, और वहां पर मैं गया एक रूम लेकर के तैयारी करने लगा। उस दीपावली से, दीपावली नवंबर में था, वहां से लेकर के मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया, और अगले साल के सितंबर तक मैंने तैयारी किया, और सितंबर में ही एग्जाम था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अभी एम्स कॉलेज मुझे तब उसमें अलॉट हुआ, एम्स गुवाहाटी। मतलब 1 साल के सिंसियर पढ़ाई से आपने एम्स क्रैक किया है, क्या ऐसा कहने में कुछ गलत तो नहीं होगा? जी सर, लास्ट के वही एक ईयर थे जो कि मैंने सिंसियरली पढ़ाई की। बढ़िया। ये बताइए कि आपके तब के उस जीवन से या कार्यकाल से ऐसे कोई सबक जो आपको अभी भी आपके काम आ रहे हैं? अ, जी सर, सारे जो सबक अभी काम आते हैं सर, वो उसी लाइफ के पार्ट से हैं, जो कि जब से पटना गया और जब से मैंने तैयारी को कंप्लीट किया वहां तक। तो जैसे मैं जब पटना में था, तो वहां पर सबसे फर्स्ट चीज जो सीखा वहां पर था डिसीजन मेकिंग। वो सर एक ही चीज के ऊपर बहुत प्रेशराइज करते थे कि डिसीजन लो तुम, चाहे वो गलत रहे चाहे वो सही ले, सबसे पहले डिसीजन लो। और हमारे ऊपर इन सब चीजों के ऊपर फाइन लग जाता था। 50 रुपए आइडेंटिटी कार्ड लगा के नहीं आए, फाइन लग गया। हमें से कोई हाथ नहीं उठाया, इस चीज के लिए फाइन लग गया। तो डिसीजन मेकिंग के लिए। और वो सर बड़े ही डिसिप्लिन थे, हार्ड वर्किंग थे, तो वहां से मैंने हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन सीखा। और जब मैं नीट के लिए प्रॉपर तैयारी करना स्टार्ट किया, उस टाइम उस टाइम भी मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होकर के ही पढ़ाई कर रहा था, सिंसियरली। उस समय लगभग मैं बीएचयू के लाइब्रेरी में भी आता जाता था, लाइब्रेरी खुला हुआ था। तो लगभग सुबह 9 बजे से मैं जाता था, रात के 9 बजे आता था। कंटिन्यू ये 5 महीने तक मैंने लाइब्रेरी में पढ़ाई किया। उसके बाद लॉकडाउन के कारण लाइब्रेरी बंद हो गया, तो वही पढ़ाई मैं कंटिन्यू किया अपने रूम पर। ऐसा कभी मैंने नहीं किया था पूरे लाइफ में कि मैं लगभग 12 घंटे लगातार पढ़ रहा हूँ, और बिना किसी के गाइडेंस में नहीं। तो मुझे कोई ना कोई धक्का देने वाला रहना चाहिए होता था, कि जो कि मुझे बताता रहे कि पढ़ना है तुमको, अभी उठना है, अभी खाना है, ये सब चीजें। तो आपने खुद को कैसे मोटिवेट करके रखा? अकेले लाइब्रेरी जाना, वो अकेलापन, वो पढ़ाई के बाहर नहीं निकलना, 12-12 घंटों की पढ़ाई, ये आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? उस समय सर, मतलब लॉकडाउन में रहते रहते सर, मैं बहुत ज्यादा बहुत ओवर थिंक करता था। उस समय मैं सोचता था कि लाइफ कैसे होनी चाहिए मेरी, मैं क्या इमेजिन करता हूँ, उन सब चीजों में मैं बहुत मतलब डिफरेंस देखता था, मैं क्या सोचता हूँ और क्या मतलब हो रहा है लाइफ में भी। तो इसलिए मैं सोचता था कि अभी मैं मतलब मुझे ये फील्ड बड़ा फैसिनेटिंग उस समय लगता था, अभी आकर के थोड़ा सा कम लगता है कभी कभी। तो लेकिन उस समय मैं जो सोचता था, उस समय बहुत ज्यादा विविड डायग्राम से इसके, विविड इमेज आते थे इसके। तो इसलिए मैं लगातार इस चीज की तैयारी करता रहता था। और एक मैं उस समय सर किताब था, एक एस हुंडीवाला का है, छात्र जीवन है अनमोल, ऐसे करके किताब है। तो उस किताब को मैं, मेरे अंकल मुझे दिए थे, तो मैं उस किताब को मैं पढ़ा था। तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें लिखी हुई थी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को अपने ट्रैक पे रखना चाहिए,
तो ये सब चीजें मैं उसी चीज को सब फॉलो करने की ट्राई करता था, इनकलकेट करता था। तो उसी से डिसिप्लिन मेंटेन। तो ये जो था आप अपना अपनी जगह बोला कि आप इतने सालों तक हॉस्टल में रहे, कोचिंग ली, पटना में रूम पर रहे, तो इससे आपकी सेहत पर, खाने पीने की वजह से आपकी सेहत पर, आपके मेंटल पीस पर, मन की शांति की तरफ कोई प्रभाव तो नहीं हुआ? और अगर हुआ या नहीं भी हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हुआ तो आपने उसमें संतुलन कैसे बना के रखा? अ, जी मैं जब कोचिंग के दौरान या फिर रूम पर जब था या फिर पटना में था, उस समय मैं बहुत ज्यादा बीमार नहीं होता था। मैं एक्चुअली क्लास 10th के बाद ही मैं घर पे भी जब मैं था अपने बचपन में, तो मेरे पापा, मेरे दादाजी लोग मुझे दौड़ाते रहते थे। कई बार खेलने के लिए भेज देते थे। कई बार घर पे ही गांव में छोटे बच्चों में कुश्ती होती है तो वो बोलते थे कुश्ती करने के लिए। वो सब चीजें फिजिकल एक्सरसाइज घर से ही होता रहता था। और मैं क्लास 10th के बाद ताइक्वांडो ज्वाइन किया था। तो मदन मोहन मालवीय स्टेडियम है प्रयागराज में, वहां पर। और वो स्टेडियम में ही कहा जाता है कि मेजर ध्यानचंद भी वहीं से प्रैक्टिस किया करते थे अपने हॉकी का। तो वो स्टेडियम है, वहां पर ताइक्वांडो सीखता था मैं। तो स्पोर्ट्स से मैं जुड़ा रहता था, तो एक्सरसाइज होता रहता था, बॉडी थोड़ी फिट रहती थी। तो ये चीज था। सबसे ज्यादा एक बार बीमार मैं पड़ा था सर, कि जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, उसमें मुझे टाइफाइड हुआ था। मुझे उसमें पता नहीं था कि ये बीमारी इतनी सीवियर हो जाएगी मेरी। तो मुझे पढ़ते पढ़ते मुझे चक्कर आने लगते थे, और मैं मेरे आंखों के सामने पूरा चीज सफेद हो जाता था। बस मुझे ये पता रहता था कि मेरा बेड 2 कदम पीछे है। तो मैं पढ़ते पढ़ते उठता था, फिर पीछे बेड पर सो जाता था। फिर कुछ समय बाद उठता था, फिर पढ़ता था, फिर सो जाता था। तो ये ऐसे था। और रात को मुझे इतना ज्यादा फीवर हो जाता था, मुझे डर लगने लगता था। इतना ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती थी उस समय। तो एक दिन मुझे ऐसे शाम को फीवर होने लगा, तो मैं डर के मारे घर चला गया। तो उसके बाद मुझे पता चला मुझे टाइफाइड हुआ था, और ऐसे ऐसे मैंने लगभग 20 दिन वहां पर रूम पे ही रहा इस तरीके से। तो एक ही बार ऐसा तबीयत खराब हुआ था, बाकी टाइम में स्वस्थ था। और मेंटल पीस के लिए रेगुलर एक्सरसाइज होते होते, मतलब उतना मुझे, मैं छोटे छोटे कामों को अपने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देता था, इसलिए कभी एग्जॉस्ट नहीं होता था इन सब चीजों को लेकर के। तो वैसा ओवरबर्डन या फिर डिप्रेस्ड ऐसा कभी नहीं हुआ मैं उस तैयारी के दौरान, या फिर कभी। छात्रकाल खत्म होने के बाद से लेकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने तक का जो आपका सफर है, उसे आप कैसे परिभाषित करेंगे? अ, जब मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ नीट के बाद, और यहाँ एम्स में आने से पहले मैं घर पे ही था। और उस समय मैं मेरे जो सर थे, जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनके घर पर मैं गया था लगभग। उनके बाद उसके बाद मैं घूमने चला गया था, सिक्किम घूमने चला गया था अपने दोस्तों के साथ, जो पटना वाले मेरे दोस्त हैं। तो वो टाइम ऐसे कटा। उसके बाद मुझे सर ने कुछ समय के लिए बताया कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी, मैं ऐसे बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि तुम्हारे अंदर ऐसी खूबियां हैं जो मेरे से मैच करती है, तो तुम भी बन सकते हो। तो उनके घर पर उन्होंने ऐसा बोला, तो मैं बीच में न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दिया। तो उस समय मेरा बीएचयू में एडमिशन था ही, और मैंने यहाँ पर वहां से एडमिशन कैंसिल नहीं किया था। तो फिर मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए फिर बीएचयू में ही रुक गया। हॉस्टल में ही रहता था, कुछ दिन घर पे आया था। तो उसी बीच में घर वालों से भी बहुत सारे लोगों से मिला हुआ। मैं बहुत सारे समय से बाहर ही रहता था। गांव के लोग तो जानते थे कि मेरे पापा के एक ही लड़के हैं जो मेरा छोटा भाई है। मैं इतने टाइम से बाहर था, वो लोग मुझे भूल चुके थे। तो मैं उस समय लॉकडाउन में 6 महीने का टाइम मिला, तो काफी लोगों से मिला भी घर पे। और उसी समय अंकल की शादी भी थी, और तो उस शादी में भी जाकर के अपने रिश्तेदारों से मिलना हुआ काफी लोगों से। तो पुराने लोगों से भी सबसे परिचय हो गया मेरा, जो कि जिनसे कहा हुआ था। और उसके बाद फिर जब एम्स में आया, तो फिर से छात्र जीवन मेरा फिर शुरू हो गया। अभी फिर से स्टूडेंट लाइफ ही चल रही है सर। तो आपने बीएससी कंप्लीट किया या नहीं अभी तक? नहीं, बीएससी कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मैं दूरस्थ शिक्षा जो कि होता है जैसे इग्नू वगैरह से, या फिर बीएचयू में ही ऐसा कोई प्रावधान हो जिसके कारण मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं बैठ पाया जिससे मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो मेरा 1.5 ईयर ही कंप्लीट हो पाया। तो ये जो आपका अभी तक का सफर था, एमबीबीएस में एडमिशन लेने तक का सफर, अगर आपसे कहा जाए कि इसे एक वाक्य में बताइए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अ,
एक सर अभी मैं एक प्रोफेसर की डायरी एक नोवेल पढ़ रहा था कुछ समय पहले। उसमें एक कविता लिखी थी सर, उसमें एक लास्ट लाइन है सर उस कविता की, अ, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो हाँ, मैं यही सोचता हूँ कि बड़ी अपना काम देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, और ऐसा ही होता भी है। कभी आपके मन में आया कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता या बनना चाहता, या कभी आपके मन में आया हो कि डॉक्टर बनने से ज्यादा अच्छा है मैं कुछ और बनता? तो ऐसा क्या व्यवसाय या कार्य था या हो जो आपके मन में आया हो, विचार हो कि मुझे डॉक्टर से, या बचपन में हो कि अगर आप आज डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं पहले सोचता था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, और मैं मैथ लेने के लिए एडमिशन के लिए भी गया था अपने कॉलेज में, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं कर पाया बाई चांस। और फिर उसके बाद जब मैं बीएससी कर रहा था, उसमें मुझे, चूंकि मेरा ऐसा मतलब बैकग्राउंड में मुझे ऐसे लोगों से गाइडेंस भी मिला था। जब मैं बीएससी कर रहा था तो मैं सोचता था कि मैं यूपीएससी का तैयारी करूंगा, क्योंकि मैं जब मैं पटना में था तो वहां पर एक सर थे जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर थे वो, और उनके एक फ्रेंड भी थे अरुण कुमार सर। वो आईएएस ऑफिसर थे, और उनसे भी मैं बहुत प्रेरित था कि मैं शायद यूपीएससी के लिए दूं। लेकिन लॉकडाउन में मैंने तैयारी किया तो मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, तो मैं अभी ये कर एमबीबीएस कर रहा हूँ एम्स गुवाहाटी से। और कई बार मैंने बीच में सोचता था कि मैं, जैसे जब कई बार परेशान होता था कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं सोचता था कि मैं कुछ टीचिंग कर लेता हूँ, मतलब अभी 20 इयर्स का होने चला हूँ ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे कुछ ख्याल आते थे कि मैं बिजनेस कर लेता हूँ, और लेकिन क्या करना है वो नहीं पता रहता था। लेकिन यही सब चीजें थी जो मैं सोचता था। तो आज जो प्रिंस एम्स के फोर्थ ईयर में है, वो प्रिंस अगर अपने ही खुद से मिले, जो प्रिंस मेडिकल एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहा है उससे आज मिलता है, तो वो क्या कहना चाहेगा उस पुराने प्रिंस से? सर मैं उससे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मतलब अपने ऊपर भरोसा रखो। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता था उस टाइम, और मैं सोचता था वो जो जो कुछ कर पाते हैं वो बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट होते हैं, नॉर्मल तो होते ही नहीं है। और जैसा कि मेरा बैकग्राउंड था उस हिसाब से मैं बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहता, अपने ऊपर भरोसा नहीं रखता था। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सारी चीजें सही ढंग से गई उस समय। तो मैं एक ही चीज कहता कि अपने ऊपर भरोसा रखो और ट्रस्ट रखो अपने ऊपर। अगर मान के चलिए, अगर आपको सारे मौके दे दिए जाए और आपको सारे पावर्स भी दे दिए जाए, तो आप इस भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलना चाहे तो कौन से बदलाव करना चाहेंगे? जैसे कह सकते हैं सर, यहाँ पर अभी भी बहुत सारी कन्वेंशनल चीजें चलती चली आ रही हैं। तो उसमें एक चीज किया जा सकता है कि मतलब करके सीखो, मतलब डू एंड लर्न इट। ये वाला प्रोटोटाइप मैं मतलब फॉलो कराना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कई बार सुना है सर, और कई सोशल मीडिया पे भी देखा है कि बहुत सारी जगहों पर ये चीजें फॉलो होती हैं कि करना है फिर उसको बाद सीखना है सर। और रेदर देन लर्निंग, इंटरेक्ट करके पार्टिसिपेट करके सीखे तो ज्यादा सही रहता है। ये चीज मैं इनकलकेट किताबी करना। कीड़ा बनने से जी सर। किताबी कीड़ा बनने से अच्छा है करके सीखिए, गलतियां जी। करके सीखिए। जी। क्या आप भविष्य में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में योगदान देना चाहेंगे? जैसे कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो आपके सक्सेसर्स रहने वाले हैं, उनको आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? जी सर, मैं जरूर योगदान देना चाहूंगा, और बल्कि मेरा प्लान भी है ऐसा कि अगर मैं आगे, अभी मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद अगर मैं कभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता हूँ, या फिर किसी भी करियर में रहता हूँ, तो मैं अपने आसपास के पर वीक में एक स्कूल में जाकर के वहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट करूंगा, और उनको कम से कम अपने फील्ड का, जैसे हेल्थ केयर फील्ड का मैंने हाइम्स में सीखा, एटलीस्ट सर बेसिक लाइफ सपोर्ट, और डायबिटीज हाइपरटेंशन को कैसे अर्ली आइडेंटिफाई करें, ये सब चीजें अगर बच्चे अगर अपने प्रारंभिक ऐसे जानते रहे तो बहुत अच्छा अवेयर रहते हैं सब चीजों को लेकर के। प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, तो इन सब चीजों के लिए लोग अवेयर रहते हैं। तो वो चीज मैं करना चाहूंगा आगे चल के। और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान जरूर दूंगा सर, क्योंकि जाने अनजाने में सर मेरा भी ऐसी नर्चरिंग, ऐसा सपोर्ट हुआ है, ऐसे लोगों ने किया है अपना बहुत कीमती समय दे करके, कि मैं सर अभी भी सोचता हूँ कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक मतलब मैंने यहाँ पर ट्रॉमा में भी रिसर्च किया सर, आप डॉक्टर मिलिंद सर आपके अंदर में, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा
मुझे आपका योगदान मिला। और मैं पटना में था, वहाँ पर इनकम टैक्स कमिश्नर थे। उन्होंने सर अपना बहुत कीमती समय, बहुत ज़्यादा समय मुझे दिया। और उस समय मैं 11th में था, मुझे हिंदी मीडियम से था, तो उन्होंने सिखाया। तो इस प्रकार सर काफ़ी लोगों ने मुझे समय दिया। मेरा भी अंदर से भी फीलिंग आती है कि सर मैं लोगों को सिखाऊँ, बता पाऊँ कुछ चीज़ें, तो ये चीज़ ज़रूर करना चाहूँगा। तो जैसा आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से प्रभावित है और आगे चलकर आप शिक्षा में योगदान देना चाहते हैं, उन आगे आने वाली पीढ़ियों में के बच्चों को प्रेरित करना चाहेंगे। यकीनन जी, ऐसा हो और आप आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करते रहे। बहरहाल, अभी तक का सफर के लिए हम यहाँ विराम लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।